देखिए भाई, अपना जो टेस्ट पेपर था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के टॉपिक थे, उन क्वेश्चंस को अपन देखें तो देखिएगा वो क्वेश्चन क्या क्या थे। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ताप बढ़ाने पर चालक एवं अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो ध्यान रहे कि ताप में अगर अपन वृद्धि करते हैं तो ये प्रतिरोधकता का फर्क किस किस पे आता है। अगर पहले बात करें अपन अर्धचालक के लिए, तो याद रखिएगा अर्धचालक के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है या विशिष्ट प्रतिरोध है उसके मान में क्या आएगी, वृद्धि आएगी, सॉरी कमी आएगी। यानी अर्धचालक के लिए अगर अपन ताप में वृद्धि करते हैं तो उसके प्रतिरोध में क्या आती है, कमी आती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध अर्धचालक का क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर यही बात चालक पदार्थों के लिए करें, धातुओं के लिए करें, तो वहां पर टेम्परेचर में अगर अपन वृद्धि करते हैं तो यहां इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चालकों के लिए क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, जबकि अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इसलिए तो ये याद भी रखिएगा, कई बार इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तापमान बढ़ाने की अपेक्षा तापमान घटाने की भी कह सकते हैं, तब आंसर उल्टा हो जाएगा। तो याद रखना, अर्धचालक के लिए तापमान में वृद्धि होने पर प्रतिरोध घटता है और चालक के लिए क्या होता है, बढ़ता है। तो अब क्वेश्चन देखें, दोनों का बढ़ता है, नहीं दोनों का घटता है। पहला किसका है, चालक, फिर बाद वाला है अर्धचालक। यानी कि चालक के लिए तो क्या होगा, बढ़ेगा, और अर्धचालक के लिए क्या होगा, ये घटेगा। ये नोट कीजिए आप इसे। फिर इसके बाद देखिए भाई, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये था, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक बल्ब के तार या तंतु का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस हो तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन को अपन इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का जो फॉर्मूला है वो ये है, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। याद करें, इस फॉर्मूले में RT है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, R0 था 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अल्फा था प्रतिरोध ताप गुणांक, और T क्या है, तापमान। तो पहली स्थिति में चलो आप, अगर अपन फर्स्ट स्थिति में देखें इसको तो आप क्या पाओगे, देखो 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध कितना है, 100, यानी RT का मान 100 है भैया, और ये 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध है। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.005, और तापमान कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। फिर सेकंड स्टेप में देखें, यदि इसके प्रतिरोध का ताप गुणांक इतना हो तो किस ताप पर इसका प्रतिरोध 200 ओम हो जाएगा, यानी किस ताप पर, यानी RT का मान क्या लेना है अब आपको, 200। 0 डिग्री सेल्सियस का प्रतिरोध तो ये है, ये प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा है 0.005, किस ताप पर, मान लिया वो ताप क्या है, T है। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में आप संबंध निकाल लीजिए। अपन को R0 की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि R0 आपको दिया हुआ है ही नहीं भाई। R0 अगर अपन को वैल्यू नहीं दी हुई है, इसका मतलब इसको हटाना है, तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दीजिए। ये लीजिए, यहां सोल्व करते हैं इसे। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने, 2 समीकरण बना करके अपन इसे सोल्व कर रहे हैं। तो देखिए, समीकरण 2 में अगर आप भाग दोगे तो ये हो जाएगा 200/100, R0 अपॉन में R0। फिर देखें 1 प्लस 0.005
इंटू टी। नीचे देखें 1 प्लस 0.005 इंटू 100, ये लीजिए, ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब ये जो इक्वेशन आपके पास आ गई है, इसमें देख लो आप, आर नोट से आर नोट कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.005 टी अपोन में, ध्यान दो 0.005 को 100 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 0.5, 0.5 के अंदर +1 है, तो यानी ये हो गया है 1.5। वापिस देखें 0.005 को 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया है 0.5, 0.5 को आपने प्लस किया 1 के साथ 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1.5 इंटू 2 3 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0.005 टी इज इक्वल टू 3। तो देखिए भाई अब आपके पास आ गया है 0.005 टी इज इक्वल टू 2, 3 में से घटा दीजिए, फाइनली टी इज इक्वल टू 2 अपोन में 0.005 भाग दीजिए भैया 0.5, यानी कि ये आ गया है 400 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नोट करें आप इस क्वेश्चन को। $400 डिग्री सेल्सियस, अच्छा क्वेश्चन था सर। थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स एनर्जी एंड लीजेंड्री ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक पोस्टुलेट डेंसिटी ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है भाई। ये जो कंटेंट्स आपका नया जुड़ा है, देखो आपके नए जो कंटेंट्स है मैं बता दूं, एक तो है डंपेड ऑसिलेशन यानी कि प्रणोदित दोलन, सॉरी अवमंदित दोलन, एक है फोर्सेड ऑसिलेशन ये टॉपिक, और एक है रिलेटिविटी। ये इसी वीक में आपके किसी एक दिन में आपको लाइव के अंदर इसको टॉपिक को करा दूंगा, जो टॉपिक आपका जो है नया ऐड हुआ है पुराने सिलेबस से, ठीक है। तो अपन वहां उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, और इसी वीक में संडे से पहले उसको कराने की कोशिश है कि आपके टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप भाई, जो भी नए कंटेंट्स आपके ऐड हुए हैं पुराने बैच के जो भी स्टूडेंट हैं, वो कंटेंट्स आपके इसी वीक में करने की कोशिश है। स्पेशली सबसे इजी टॉपिक है रिलेटिविटी, वो भी अपन इसी वीक में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर बिल्कुल बढ़ता है। देखो चालक के प्रतिरोध के लिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में A। तो देखो लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ये अभी आपने ये फॉर्मूला पढ़ लिया था, RT इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाने पर बिल्कुल क्षेत्रफल घटेगा तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी कि उपरोक्त सभी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता का बढ़ता क्रम है। क्वेश्चन में ये बड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि चालकता का बढ़ता क्रम। तो ध्यान रखना, जब धातु दे रखे हैं तो सबसे कम चालकता किसकी है, एल्यूमिनियम की। उससे अधिक चालकता होती है कॉपर की, और चांदी। इनमें सबसे अधिक क्या होती है, चालक। कौन सा करेक्ट आंसर आ गया, सेकंड। चालकता सबसे अधिक किसकी होगी, उल्टा लिख दिया देखो, चांदी के लिए या सिल्वर के लिए चालकता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो यहां ये क्या आ जाएगा, Ag। सबसे अधिक चांदी की, उससे कम कॉपर की, और उससे कम किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2-2 ओम के 3 प्रतिरोध त्रिभुज के आकार में संयोजित है, त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्ष बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए इस तरह से ये अपने पास इस तरह से प्रतिरोध आपके पास दिए हुए हैं। देखिए A, B और ये C बिंदु ले लो। प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है, 2-2 ओम का। ये है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का, और ये भी है 2 ओम का। ये कह रहे हैं त्रिभुज के किन्हीं 2 शीर्ष बिंदुओं के बीच में कोई से भी 2 शीर्ष बिंदु चुन लो आप। अगर अपन A और C के बीच में देखना चाहें तो देखो भैया, इन 2 बिंदुओं के बीच में देखना चाहें तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो देखो जैसे अपन इनके बीच में देखेंगे, आप गौर करना, 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में।
यानी 2 और 2 ये तो हो गए 4, और 4 के समांतर क्रम में कौन आ गया, 2 आ गया। और समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है गुणा बटे योग, याद रखना इसको। तो देखो पहला प्रतिरोध तो हो गया 2 और 2 4 ओम का, दूसरा प्रतिरोध हो गया है 2 ओम का, तो 4 प्लस 2, 4 दूनी 8, 4 और 2 6, यानी कि 4/3 ओम। पहला ऑप्शन ही आ गया। ये लीजिए, मैंने इन दो बिंदुओं के बीच में निकाल लिया है। ये मान लो इसे मैंने आर ए और सी के बीच में निकाल लिया, किसी के बीच में निकाल लो, यही आंसर आएगा। इन दो के बीच में देखेंगे तो ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि चालकों की संख्या n है, प्रत्येक का प्रतिरोध कैपिटल R है, जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध का मान x होगा। इन्हीं n प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संबंध देखना भी है, ये यहां नहीं आएगा। देखो क्या संबंध देखना है, आपको पता है कि अगर प्रतिरोध सारे के सारे प्रतिरोध एक समान हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध अपन यो लेते हैं। पहली बात करें समांतर क्रम की, यानी कि आरपी अर्थात पैरेलल की, तो आरपी होता है आर अपॉन में एन। अगर एक जैसे एन प्रतिरोध हो और प्रत्येक प्रतिरोध का मान आर हो तो तुल्य प्रतिरोध आरपी इज इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन में एन होता है। लेकिन श्रेणी क्रम के अंदर ले लें आर एस, तो ये हो जाएगा एन आर, यानी कि इतना गुणा। ये इनमें संबंध पूछ रहे हैं। तो देखिए कैसे, अगर अपन इस समीकरण से देखें तो देखिए आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन इंटू आरपी। यानी यहां इस वैल्यू को अगर पुट किया जाए तो देखिए एन को एन रहने दें, आर की जगह क्या रखोगे आप, एन आरपी। यानी कि श्रेणी क्रम का प्रतिरोध आर एस इज इक्वल टू एन स्क्वायर आरपी। ये एक प्रकार से आपके लिए फॉर्मूला बन गया है कि अगर एक जैसे प्रतिरोध हो और उनकी संख्या अगर n हो तो एक डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बन गया है कि श्रेणी क्रम का प्रतिरोध समांतर क्रम के प्रतिरोध का n स्क्वायर गुणा होता है। अब क्वेश्चन में देखो, इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध x आता है। यानी कि क्वेश्चन ने यह कह दिया है कि आर एस तो ज्ञात करो n स्क्वायर, लेकिन आरपी की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, x लिख दिया है। तो आंसर क्या आएगा, n स्क्वायर x। तो ये सेकंड ऑप्शन आएगा भैया, एन स्क्वायर एक्स। यहां अपोन में नहीं है, एन स्क्वायर एक्स हो। एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिएगा। अब देखिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 7, एक आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है। देखो ये कोई प्रतिरोध तार है जिसका प्रतिरोध R है, इसको n भागों में काट दिया जाए, एक ये रहा, एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। जैसे मान लिया इसका प्रतिरोध R था, अगर इसे 10 भागों में काटा जाए एक जैसे, तो एक प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा, R अपॉन में 10। यहां पर क्या हो जाएगा, R अपॉन में n, इसका भी R अपॉन में n, इसका भी R अपॉन में n, डैश 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 n तक, ऐसा ही होगा। यानी n संख्या तक आएगा, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ये हो गया। अब आपको पता है फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम के लिए आपको बताया हुआ है कि समांतर क्रम के लिए अगर एक जैसे प्रतिरोध हो तो Rp इज इक्वल टू ये होता है R अपॉन में n होता है। यानी कि जो प्रतिरोध है बट्टे में उनकी संख्या का भाग जाता है। तो देखो R का मान कितना है प्रत्येक का, R अपॉन में n, यानी R की जगह क्या लोगे आप, R अपॉन में n, और एक n पहले से ही है, तो आंसर जाएगा आंसर हो जाएगा R अपॉन में n का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 ये लीजिए।
ऑप्शन नंबर आपके पास इसमें आ गया है 4। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन इसमें, एक अनंत लंबाई के सीधे चालक जिसमें स्थायी धारा प्रवाहित है से स्मॉल आर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। भैया किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यहां पर आई उसमें धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, आर उससे क्या है दूरी है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आर के क्या आएगा व्युत्क्रमानुपाती। कौन सा ऑप्शन आ गया है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बी इज प्रोपोर्शनल 1 में आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, 3 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है नगण्य है आपके पास, को चित्रानुसार परिपथ में जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा का मान क्या है, धारा आई का मान, धारा आई कितनी होगी ये पूछ रहे हैं भैया। तो देखिए धारा आई का अगर अपन को मान निकालना है तो पहले इस त्रिभुज में प्रतिरोध देखो आप, ये 3 ओम और ये 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, 3 और 3 6 हो गए, 6 के फिर 3 है समांतर क्रम में। तो पहले तुल्य प्रतिरोध देखो आप, R बराबर क्या होता है R1 R2, R1 प्लस R2। तो देखो पहले 3 और 3 का तो कितना हो गया 6 और R2 हो गया है 3, 6 प्लस 3 18/6 सॉरी 9। अठारह बटे 9 ये कितना हो गया है आपके पास 2, यानी 2 ओम का अपने पास तुल्य प्रतिरोध है इस परिपथ का। बैटरी है 3 वोल्ट की, तो भैया ओम के नियम से I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन में R। V का मान है आपके पास 3 वोल्ट और R है 2, तो आंसर आ गया है 1.5 एम्पियर। करेक्ट आंसर आ जाएगा 1.5, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक छोटे डीएल लंबाई के चालक में से स्मॉल आई धारा बह रही है, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डीबी वेक्टर होगा या बायो सावर्ट का सदिश रूप होगा। बायो सावर्ट के नियम का याद करो, बायो सावर्ट के नियम के सदिश के 2 रूप लिखा रखे मैंने, एक तो ये है डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अगर यहां आर वेक्टर कर रखा है तब तो नीचे क्या है आर का क्यूब है, या फिर इसी को ऐसे भी लिखा हुआ होगा, ये ऐसे भी आंसर हो सकता है। तो डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर केप, केवल आर केप दे रखा हो तब यहां क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो इनमें से कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, ये लो। अगर ये आंसर है तो भी सही है, ये है तो भी सही है। ये बायो सावर्ट के नियम का क्या है सदिश रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप इसी के अंदर, अनंत लंबाई के सीधे तार में से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से स्मॉल आर की दूरी पर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय प्रेरण का मान, चुंबकीय प्रेरण कह दो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दो, बात एक ही है। इसे क्या कह सकते हो आप, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कह सकते हो। अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व पूछे तो भी आंसर यही होगा, चुंबकीय प्रेरण पूछे तो भी आंसर यही होगा आपके लिए, यानी कि एक ही बात है। तो देखिए किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का भी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला देखा था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, बिल्कुल यही लिखा था। अब यहां इसी इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो अपन 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन में आर, ऐसे लिखा जा सकता है।
2 से ऊपर गुणा किया तो 2 यहां आ गया, नीचे किया तो क्या आ गया 4 पाई हो गया। अब देखो इससे कौन सा मैच कर रहा है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2i अपॉन में r, यानी कि इस रूप में बन गया ये, फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2i अपॉन में r। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, देखो ये कोई आपके पास ये कोई सीधा धारावाही चालक है, इसके अंदर धारा स्मॉल आई बह रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यूं उत्पन्न होता है, यानी उसकी डायरेक्शन यूं है बी वेक्टर की। अब आप देखो चुंबकीय क्षेत्र की, यानी कि ये तार है, अगर इस तार के यो चारों तरफ यूं धारा बह, अगर धारा तो यूं बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र यूं उत्पन्न हो रहा है। अगर धारा इस दिशा में बहती है तो मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में कौन होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। धारा इस दिशा में बहती है तो मुड़ी हुई उंगलियों की दिशा में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए चालक की लंबाई के अनुदिश नहीं, चालक की लंबाई तो यूं है, ये यूं है, त्रिज्य बाहर की ओर नहीं, चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार, ये सही होगा। चालक के ये तल हो गया और उसमें कैसी है, वृत्ताकार। चालक के लंबवत, चालक यूं है, इसके लंबवत स्थिति हो गया तल में, और उसे कैसी है, वृत्ताकार होंगी। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसी में यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कुंडली में इतने एम्पियर की धारा के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कुंडली में फेरों की संख्या क्या है। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र देखो, उसके केंद्र का कहा है भैया, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का ये फॉर्मूला था, BC इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। R यहां पर उसकी क्या है, त्रिज्या है। तो देखो आपको क्या निकालना है, फेरों की संख्या n, 2R BC, BC का मतलब है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑन सेंटर ऑफ द कॉइल, तो 2R BC अपॉन में म्यू नॉट I, वैल्यूज पुट कीजिए, 2 है, R त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब है, ये लो भैया सेंटीमीटर मीटर बदल लिया मैंने, कह दिया 10/100, चलो घात के रूप में लिख लेते हैं। 10, 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं। फिर आ जाए, R आ गया है BC, कितना चुंबकीय क्षेत्र है, 3.14 इंटू 10⁻⁻3। अब नीचे आओ, म्यू नोट की वैल्यू फिक्स है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I धारा का मान कितना दिया हुआ है इसमें, 10 सेंटीमीटर वाली वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा आ रही है, ये मान इसमें 10 है। तो फेरों की संख्या निकालिएगा, देखो 3.14 से तो पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 2 बार, 2 से 10 से ये 10 कैंसिल कर दीजिए आप। अब मेरे पास क्या बच गया, 10 की घात -3 तो ऊपर है, 3 और 3 6 हो गए, सॉरी 3 और 2 5 ही हो गए, ठीक है। 10 की घात -2 ये बचे हुए, 3 ये बचे हुए हैं, 10 की घात -5, 10 की घात -5 तो ऊपर बच गए, और नीचे 2 ये हैं ये, और 10 की घात कितनी है, -7 ये है। ये लो 7 को ऊपर ले आओ तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 100 बच जाएंगे। अरे माइनस के साथ ऊपर आगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 7 माइनस के 5 प्लस के 2 बच के अपॉन में 2, कितने फेरे होंगे, 50 फेरे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, लेंज का नियम जिस संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। याद रखिएगा, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट आ जाए, किसी कुंडली से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स, याद करो चुंबकीय फ्लक्स φb बराबर, अरे फ्लक्स तो दे रखा है, तो फ्लक्स उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल,
ये पूछ रहे हैं उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया हुआ है प्रेरित विद्युत वाहक बल को मैंने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया था, माइनस डी फाई बी अपॉन में डी टी। सवाल में ई से लिखा हुआ है और ये आप अच्छे से जानते हैं, ये आ गया है डी अपॉन में डी टी। फाई बी का मतलब है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का अदिश गुणनफल। देखें कौन सा ऑप्शन आ रखा है भैया, डी अपॉन में डी टी ए डॉट बी, ये कोमा रखा है, ये भी नहीं है, ये क्रॉस आ रखा है, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में सदिश क्षेत्रफल ए वेक्टर से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, अभी अभी जस्ट बताया है पिछले क्वेश्चन में, फाई बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर से 0.1 वेबर तक 0.1 सेकेंड में परिवर्तित होता है, तो प्रेरित विभव कितना होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल ही हो गया भैया ये। तो आपको पता है प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी फाई अपॉन में क्या होता है, डी टी होता है। यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। तो भैया फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, 1 वेबर से 0.1 वेबर, ये माइनस 1 वेबर से, पहले 1 वेबर था बाद में 0.1 वेबर हुआ है, यानी 0.1 फाइनल माइनस 0.1 ये हो गया। कितने समय के अंदर हो रहा है, 0.1 सेकेंड में, ये लीजिए 0.1। तो देखिए क्या वोल्टेज आती है, 0.1 में से 1 को घटाइएगा, माइनस के 0.9 आते हैं, माइनस पहले से ही है, और ये आ गया है माइनस के 0.9 अपॉन में 0.1 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अब, क्वेश्चन नंबर 18, 15 मिली हेनरी एक कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी? संचित ऊर्जा का फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ एल आई नोट का स्क्वायर, सीधे फॉर्मूले के क्वेश्चन है। हाफ एल की जो वैल्यू दी हुई है वो है 50 मिली हेनरी, यानी कि 50 इंटू 10 की घात माइनस 3 हेनरी। फिर आपको दिया हुआ है आई नोट, आई नोट की वैल्यू आपके पास है 2 एम्पियर, ये लीजिए 2 का स्क्वायर कीजिए, ये आ जाएंगे आपके पास 1/2 इंटू 50 इंटू 10⁻³ -3, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, 2 से 4 कैंसिल 2 बार, 2 को 50 से गुणा किया 100, 100 गुणा 10 की घात -3, 10 की घात -1 जूल, यानी कि 0.1 जूल। आंसर देखें 0.1 जूल, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट आंसर, 0.1 जूल। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, L1 और L2 स्वयंप्रत वाली 2 कुंडलियों को एक दूसरे के निकट रखा जाता है, एक दूसरे के निकट रखा जाता है। संपूर्ण फ्लक्स एक दूसरे के साथ संबंधित रहते हैं। संपूर्ण फ्लक्स यानी कि उनके बीच में टाइट कपलिंग है, दृढ़ रूप से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, फ्लक्स में कोई हानि नहीं हो रही है, आदर्श स्थिति है। अन्योन्य प्रेरित गुणांक M हो तो याद रखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल M और स्वयं प्रेरण गुणांक L1 L2 के मध्य ये संबंध होता है। ये तो है दोनों कुंडलियों का क्या, स्वयं प्रेरण गुणांक, और M अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, और इस K को बोलते हैं युग्मन गुणांक, K को कहा जाता है युग्मन गुणांक। लेकिन आदर्श स्थिति में इस K का मान 1 होता है जब किसी भी प्रकार के चुंबकीय फ्लक्स का क्षय नहीं होता है। तो आदर्श स्थिति में देखो
आदर्श स्थिति में k की वैल्यू 1, इसलिए m इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा रूट ऑफ L1 L2। ये थर्ड ऑप्शन आ गया। आदर्श इससे मतलब है कि एक भी चुंबकीय फ्लक्स में हानि नहीं हो रही हो। जितना चुंबकीय फ्लक्स पहली कुंडली से संबद्ध है वो पूरा का पूरा दूसरी कुंडली से हो, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो। एक बार आप नोट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। अब देखो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के भैया, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो माइनस में आएगी। सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी H की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। 15 सेंटीमीटर पर स्थित है, U इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर आएंगे क्योंकि दर्पण के सामने रखी गई है। प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति कैसी होगी, तो आवर्धन चेक कर लो, पता चल जाएगा। M इज इक्वल टू F अपॉन में F माइनस U। याद रखना U नीचे V ऊपर, इस तरह से याद कराया हुआ है आपको। तो M इज इक्वल टू F अपॉन में F माइनस U। इससे अपन वैल्यूज देखें। देखो चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। और M की वैल्यू ये भी होती है, M की वैल्यू ये भी है H डैश अपॉन में H। अब अपन को इनसे मतलब है, F कितना दिया हुआ है आपको -10, ये लीजिए -10, U का मान -15 है, H डैश ज्ञात करना है, H का मान 2 सेंटीमीटर। -10 माइनस के 15 प्लस के हो गए, प्लस के 15 और माइनस के 10, तो ये रह गए हैं -5 और यहां हो गए हैं H डैश अपॉन में 2। फिर देखो भैया 5 से 10 2 बार कट गए, 2 बराबर H डैश अपॉन में 2, यानी कि H डैश इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर किस में आ रहा है, प्लस में। अगर ये माइनस में होता तो अपन क्या मानते हैं कि ये उल्टा बन रहा है प्रतिबिंब, और उल्टा प्रतिबिंब अपन क्या लेते हैं, वास्तविक। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब तो है नहीं, ये कैसा आ रहा है, प्लस में, यानी सीधा बन रहा है। सीधा किसका होता है, आभासी और सीधा। तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा, और 4 सेंटीमीटर कैसा होगा, आभासी होगा। अगर माइनस होता तो 4 सेंटीमीटर कैसा होता, वास्तविक होता। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप। क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। उसका आवर्धन 1/2 प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण की आवश्यक फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए भाई, M इज इक्वल टू F अपॉन में F माइनस U, यही फॉर्मूला है आवर्धन का। M की वैल्यू कितनी कह रहे हैं, ये हाफ। F कितना दिया हुआ है, अच्छा F तो पूछ रहे हैं आवश्यक फोकस दूरी कितनी है, F तो आपको ज्ञात करना है। U की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब इसकी सिंपल मैथ अपन को सोल्व करनी है भैया। देखो 1/2 इज इक्वल टू F माइनस 60, यानी कि F प्लस के 60 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर आगे देखें, ये हो गया है 2F इज इक्वल टू F प्लस 60। कौन सा दर्पण है ये, एक बार देखें आप। इसमें अवतल दर्पण की बात करिए भैया। और अवतल दर्पण से आपको अच्छे से पता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, हर प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन इससे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। आभासी प्रतिबिंब केवल एक ही स्थिति में बनता है, जब अपन बिंब को उसके फोकस और ध्रुव के बीच में रख देते हैं, तब आभासी और सीधा बनता है, बड़ा बनता है। यहां क्या कह रहे हैं, आधा बन रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। ये वैल्यू अगर नेगेटिव साइन के रूप में है तो देखिए भैया, ये आ गया है नेगेटिव। क्यों लिया नेगेटिव, कारण समझ गए अवतल दर्पण के लिए। अब देखें आप इसी के अंदर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो गया है 2F इज इक्वल टू -F
और ये -60। F इधर आ गए, ये हो गए 3F। 3F माइनस और माइनस के ये हैं 60, तो F इज इक्वल टू आ गया है 60/3 माइनस के 20 सेंटीमीटर। ध्यान रहे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक, तो आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। अब आप देखो नेगेटिव में केवल एक ही आंसर है। ये क्वेश्चन तो ऐसा हो गया जो आप अगर सोल्व भी नहीं करें तो भी आप इसका आंसर टिक कर सकते थे, क्योंकि शब्द दिया हुआ है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, और ऋणात्मक ऑप्शन केवल एक ही था। -20 सेंटीमीटर सारे किसके हैं, प्लस के। इजी क्वेश्चन था काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक पहले की तुलना में भिन्न है जाती हैं तो परिवर्तन होता है। ध्यान रखना, प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित। ये ध्यान रखना, सब कुछ चेंज हो गया लेकिन आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, यानी कि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, याद रखना। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में आवृत्ति अपरिवर्तित, लेकिन तरंग दैर्ध्य, चाल, दिशा, ये तीनों कैसी हो जाती हैं, परिवर्तित। इन तीनों में परिवर्तन आ जाता है। अब क्वेश्चन में देखो परिवर्तन किस में होगा, आवृत्ति में नहीं होगा, आवृत्ति इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी आवृत्ति आ गई, यानी तरंग दैर्ध्य और वेग में परिवर्तन होगा। चौथा ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। देखिए भी μGA यह है 3/2। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, μWA ये है 4/3। प्रकाश की चाल कांच में VG 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो पानी में प्रकाश की चाल VW। इस क्वेश्चन में तो आपको वैसे भी आंसर पता होगा कि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, फिर भी अपन इसे सोल्व करें। देखो अगर प्रकाश कांच से पानी में जा रहा हो या किसी में भी जा रहा हो, तो देखो कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे ऐसा लिखोगे, कैसा, μg/μW, यहां A यहां A, और इजिकल टू होता है ये VW/VC। ये लो, अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, आंसर आ जाएंगे। μGA 3/2 अपोन में पानी का वायु के सापेक्ष 4/3। पानी में ज्ञात करना है, कांच में दिया हुआ है 2 × 10⁸ लीजिए भैया 3/2 4/3, 3 ऊपर 9/8 हो गए, और ये हो गया है VW 2 × 10⁸। अब आगे फिर हल कर लें आप, देखो ये हो जाएगा VW = 9 × 2 × 10⁸ अपोन में 8। ये लो 2 से 8 4 बार, 4 का भाग दीजिए 9 में, 4.5 2.25 यानी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन आ रखा है, मीटर पर सेकेंड। यहां देखो ये मीटर पर सेकेंड है सब जगह ना, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन नोट करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका कारण
पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं है। नहीं शब्द को विशेष ध्यान रखना भैया, क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर है। यहां देखो हीरे का चमकना बिल्कुल है। प्रकाशीय तंतुओं का कार्य ये भी इस पर आधारित है। किसी तालाब की वास्तविक और आभासी गहराई में अंतर नहीं, ये प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? TIR पर, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी किस पर है? TIR पर। ये भी है TIR पर, लेकिन ये किस पर आधारित है घटना? प्रकाश के अपवर्तन पर। इसलिए ये भी किस पर आधारित है? TIR, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो कौन सी घटना नहीं है ये पूछा है, तो वो आ गया है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर क्या कह रहे हैं कि क्रांतिक कोण दिया हुआ है, अपवर्तनांक पूछ रहे हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, म्यू इज इक्वल टू 1/sin IC। देखिए भैया, साइन IC की वैल्यू कितनी डिग्री है? 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी आंसर हो गया है 2/√3। आंसर देखें कौन सा? नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसके बाद इसको नोट करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण, आने लायक क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण A और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक कोट A/2 है, तब न्यूनतम विचलन कोण कितना है? एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अपन अब सोल्व करते हैं। ये कह रहे हैं कि अपवर्तनांक जो म्यू है उसकी वैल्यू है कोट A/2, और आपको पता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला अपन जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल m/2 अपॉन में साइन A/2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का था, म्यू इज इक्वल टू, और इस म्यू का मान इन्होंने क्या दिया है? कोट A/2 दिया है। अगर ऐसा दिया है तो देखिए अब आप इसे सोल्व कीजिए, डेल m निकालना है। कोट A/2 का मतलब हो गया है कोस A/2 अपॉन में साइन A/2। फिर देखें आप इधर साइन A प्लस डेल m/2 अपॉन में साइन A/2। साइन A/2 से साइन A/2 तो क्या हो गया? इसमें कैंसिल आउट हो गया। फिर आगे की देखें आप, इसकी स्टेप के अंदर ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो बचा हुआ पार्ट है वो है कोस A/2 इज इक्वल टू साइन A प्लस डेल m/2। अब यहां अपन इसको कंपेयर करना चाहें तो कंपैरिजन इतना आसान नहीं रहेगा, इसलिए आप या तो साइन को कोस में चेंज करें अथवा कोस को साइन में। कोस और साइन में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, यानी अगर इसे साइन के रूप में लिखा जाए तो यूं लिख सकते हैं अपन साइन 90 माइनस A/2। यही क्या बन गया? कोस A/2 हो गया। तो अब देखिएगा इसकी आगे की स्टेप्स के अंदर साइन A प्लस डेल m/2। भाई इसमें साइन था इसलिए इस कोस को साइन के फॉर्म में चेंज कर लिया 90 डिग्री के अंतर से। अब तुलना जब आप करोगे, देखो साइन की जगह साइन है, यानी कि यहां 90 माइनस A/2 इज इक्वल टू हो गया है A प्लस डेल m/2। इसी समीकरण को आप एक स्टेप और आपके लिए बढ़ा देता हूं, 90 माइनस A/2 इज इक्वल टू हो गया है A/2 प्लस डेल m/2। इस A/2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस का A/2 और, यानी कि 90 माइनस A हो गया है इज इक्वल टू डेल m/2। आपको ज्ञात करना है डेल m, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 इंटू ये हो गया 180 माइनस 2A।
ये न्यूनतम विचलन आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रखा है, 180 माइनस 2 है। नोट करो आप इसे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, निम्न में से किस रंग के लिए प्रिज्म से अधिकतम विचलन होता है? अधिकतम विचलन देखो, डेल एम इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1a और म्यू इज इक्वल टू होता है a प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। देखिए जिस रंग के लिए लैम्डा कम होगी उसका म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए विचलन भी क्या रहेगा, ज्यादा। तो सबसे कम लैम्डा कौन से के रंगों में, देखो पीला, हरा, नीला और नारंगी में नीले रंग के लिए सबसे कम। तो नीले रंग का विचलन सबसे अधिक होगा, लाल रंग का विचलन क्या होगा, सबसे कम होगा। नीले रंग का विचलन सर्वाधिक और लाल रंग का सबसे कम। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया से पीड़ित व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए। देखो प्रेसबायोपिया वाला व्यक्ति ये गांधी जी वाला चश्मा है, इस चश्मे में इस तरह से अपन इस तरह से लेते हैं, इसको बोलते हैं द्विफोकसी। इसमें ये वाला जो भाग होता है ये तो लेंस होता है इसका उत्तल नीचे वाला, और ये वाला होता है इसका अवतल। ये द्विफोकसी लेंस कहलाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, थर्ड, द्विफोकसी लेंस जिसका निचला भाग उत्तल हो। इसको यूं भी कह सकते हैं जिसका ऊपरी भाग कैसा हो, अवतल हो। 29, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर बन रहा हो। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ये है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन में f। सीधा फॉर्मूला पूछा है आपसे, d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, f फोकस दूरी है। करेक्ट आंसर आ गया है 1 प्लस 1 प्लस डी अपॉन में एफ, डी अपॉन में एफ, 1 प्लस डी अपॉन में एफ। ये इसके अंदर यहाँ मिसप्रिंट हो गया एक, तो इसका करेक्ट आंसर है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन में एफ। अब इसमें किसके साथ हो सकता है ये या किसी भी एक के साथ, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके ऑप्शन जो है टाइप होने में मिस्टेक है, ठीक है ना, ये सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई 105 सेंटीमीटर है यानी कि L इज इक्वल टू, जो कि होती है F0 प्लस FE, 105 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर इसके बाद आवर्धन क्षमता यानी कि M, उसका परिमाण देखें, ये होता है F0 अपॉन में FE। ये आपको दिया हुआ है कितना, 20। क्या पूछ रहे हैं, अभिदर्शक की फोकस दूरी यानी कि F0 आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दो इक्वेशन है, तो सीधा सा तरीका है, या तो FE का मान इससे निकाल के इसमें रख दो या फिर इससे निकाल के इसमें रख दो। चलो इससे निकाल लेते हैं। देखो FE इज इक्वल टू F0 अपॉन में 20 आ गया, और ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। यहां अगर आप पुट करते हैं तो देखो F0 प्लस FE की जगह हो जाएगा F0 अपॉन में 20 इज इक्वल टू 105। F0 को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन में 20, 105। F0 20 आपने एलसीएम ले लिया है, 20 प्लस 1 105, एक एक स्टेप आपकी सोल्व कर दी है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी F0 21/20 इज इक्वल टू 105, यानी कि F0 इज इक्वल टू 105 इंटू 20 अपॉन में 21। 21 से 105 को काटिए आप, कितनी बार, 5 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100 सेंटीमीटर।
ये लीजिए भाई, एफ नोट का मान आएगा 100 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। एक बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए।